अबे अबे ये क्या कर रहे हो? क्या यार, क्या होता है कि पोजीशनिंग की वजह से आपके फोर आर्म्स पंचर हो गई थी 3 दिन में। इनलाइन 4 वाली आवाज़ किसी भी एग्जॉस्ट में आपको नहीं मिलने वाली। तो लीवर ना हल्का सा दब जाता है। ये कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ अपना 1 साल ऑलमोस्ट अगर आप भी रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 को परचेस कर चुके हैं या फिर प्लान आउट कर रहे हैं इस बाइक को परचेस करने के लिए, तो आज का व्लॉग स्पेशली आप लोगों के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अ सॉलिड सैल्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड RRR। जहाँ भी हो जैसी हो भाई हमारी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर लेना। बात कुछ ऐसी है कि यार इस समय पर ये वाला व्लॉग डालने का क्या कारण है? कारण ये है कि यार ग्रेमॉन के साथ यानी हमारी कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ अपना 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जब तक ये चैनल पर व्लॉग आएगा तो 1 साल एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका होगा। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो यार ध्यान से देखना इस व्लॉग को, एंजॉय करना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अपने को 5K आर्मी पूरी करनी है भाई, स्क्वाड पूरा करना है 5K वाला, तो जितनी जल्दी होगा उतना बेटर है। स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम को। तो चलो, थोड़ी सी धूप भी हो रही है, कहीं छाँव में चलते हैं। सो यार पहले कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो कि हम इम्प्रूव नहीं कर सकते इस बाइक के बारे में। बताना ये चाहूँगा आपको कि यार अपनी जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है एलॉय वाली, वो दिल्ली में तो नंबर 1 पे थी। मतलब जब मैंने परचेज़ करी थी तो पहली बाइक थी और मेरे हिसाब से इंडिया में ये सेकंड बाइक थी। तो यार समझ सकते हो, कंट्रोल। सो पहला पॉइंट ये आता है कि यार इस बाइक का वेट जो इस बाइक का है वो 210 से 214 किलो के बीच में वैरी करता है। एग्जैक्ट वेट कंपनी का भी नहीं कुछ पता, कभी 212 बोल देते हैं, कभी 210 बोल देते हैं। तो मान के चलते हैं कि भाई 210 किलो इसका वेट। इस वेट को हम कम नहीं कर सकते, हम कितना भी कम खा लें तो वो वेट कम नहीं हो सकता। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सारा मेटल है भाई, सारा मेटल है, तो मेटल का वेट तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है और इस मेटेलिक वेट को आप कम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आता है हीटिंग इश्यूज़ का। हीटिंग इश्यूज़ तो इस बाइक में है मेरे दोस्त, बट अभी तक मैं किसी लंबी राइड पे नहीं गया हूँ। थोड़ा सा जाम है यहाँ पे, 15 मिनट हो गए मैं फंसा हूँ उसमें और इस बाइक ने बता दिया है कि भाई हाँ दिल्ली में गर्मी आ गई है। पैरों के नीचे भाई बॉयज समझ सकते हो, मेन पॉइंट पे जब गरम लगता है ना भाई और ये बात बिल्कुल फैक्ट है इस बाइक के बारे में। कोई भी कूलिंग सिस्टम प्रॉपर रॉयल एनफील्ड की तरफ से नहीं आ पाया है, ना ही पुराने वाली GT में था, ना ही नई वाली GT में। तो अगर आप राइड कर रहे हो सिटीज़ के लिए तो भाई मान के चलो आपको भट्टी पे बैठना पड़ेगा। इधर उधर से गरम हवाएं निकलती रहेंगी पूरी राइड पे। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इस बाइक के बारे में जिसके लिए आप पूरी कोशिश कर लो, आप चेंज नहीं कर सकते। अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करो तो अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को इस बाइक के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। पूरे साल भर झेला है भाई इस बाइक को, चलाया है, तो वो सब बातें करनी तो बहुत ज़रूरी बन जाती है। पॉइंट नंबर 1, वेकअप कॉल। वेकअप कॉल क्यों? सोचो, अगर आप सो रहे हो और कोई आपका कान खींच दे इस तरीके से पकड़ के नींद में, आप उसको क्या कहोगे और आपके साथ क्या एक्सपीरियंस होगा? अब इस चीज़ को ना बाइक के साथ एक बारी रिलेट करते हैं। मॉर्निंग है, चल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे ग्रेमॉन के साथ। ऑन कर लेते हैं और कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं इसको। अरे क्या हाल है भाई, कैसे? ग्रेमॉन बहुत बढ़िया चल रहा भाई। अबे ये क्या कर रहे हो? क्या यार, रॉयल एनफील्ड्स के बारे में तो एक चीज़ कही जाती है कि अगर बाइक गर्म हो जाती है ना थोड़ी सी तो अच्छा एक्सपीरियंस देती है। तो वही बात अपनी GT 650 के साथ भी आती है। अगर आप एक अच्छा सा कोल्ड स्टार्ट दे दोगे ना यार तो आपका पूरा दिन अच्छा निकल जाएगा, फ्लो अच्छा रहेगा, पिकअप अच्छा रहेगा और बाइक की जो स्मूथनेस है ना वो मेंटेन रहेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बार ट्राई करता हूँ और हर बार इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होता हूँ। पॉइंट नंबर 2, एक्यूरेट टायर प्रेशर। अब आपको लग रहा हो कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं, पीछे चलते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फिर बात करेंगे। सो यार आपके सामने खड़ी है 2023 मॉडल की GT सारी, मतलब न्यू मॉडल GTs हैं। और ये जो है रेड GTs की हम डिलीवरी पे भी गए थे, मयंक भाई की बाइक है ये अपनी GT। और ये जो है अभी रिसेंटली आई है विशाल भाई की बाइक क्रोम। अब फ़र्क इतना है कि यार सब कुछ चीज़ें सेम है, हैंडल बार्स, ये आपका ऑन ऑफ स्विच, बट इसमें एलॉयज़ नहीं है और अपनी वाली में
एलॉयज़ हैं। तो ये रहे दोनों भाई, विशाल भाई और मयंक भाई। क्या हुआ था भाई, आप बताओ ज़रा। पंचर हो गई थी 3 दिन में। और पंचर होने के बाद ना, जैसे भाई ने मुझे बताया कि नॉर्मल जो मैकेनिक है ना उसको खोलने से भी डरता है, और शोरूम पे ले जाने के लिए भाई इनको बहुत टाइम लग गया। कितने किलोमीटर ट्रैवल करा था भाई? बहुत ज़्यादा कर लिया ना। RSA बुलाया, RSA को बुला के समझो तो सीन अलग से ही हो रहता है। मयंक भाई के साथ क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, अब ये देखो कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, पता लग जाएगा आपको। अरे भैया ऐसा लगता है आज हवा कम हो गई है, काफ़ी दिन से हवा नहीं डलवाई थी। टायर जरा सा ना बबल सा कर रहा था, एक बार देखता हूँ। हाँ यार हवा तो कम हो ही गई है। हाय हाय धक्के मारने पड़ेंगे। अब तुम कहोगे कि भाई अलॉय व्हील्स होने के बावजूद भी टायर प्रेशर कम हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि भाई मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, मैं बिज़ी आदमी हूँ भाई, अंबानी जैसा बिज़ी हूँ, तो 15-15 दिन तक भाई बाइक नहीं निकल पाती है कभी कभार। उस केस में क्या होता है कि यार अलॉय व्हील्स होने के बावजूद भी टायर का प्रेशर कम हो जाता है और इस बाइक में धक्के मारने पड़ जाते हैं। धक्के मारने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की। यार होता ही है कि जब हम लोग राइड्स पे जाते हैं ना, हम लोग इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं, और कभी लंबी राइड पे आप लोग फंस गए या फिर हाई स्पीडिंग पे समझो प्रेशर एकदम से ही कम हो गया, उस केस में दिक्कत आ जाती है। तो पीछे का जो प्रेशर है वो 36 के राउंड में रखता हूँ और आगे का जो प्रेशर है टायर का वो मैं 32 के राउंड रखता हूँ। ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट है इस बाइक के लिए, और आप भी इस तरीके से रखो, टाइमली चेक कराओ, तो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा और मेरी तरह ना यार धक्के नहीं मारने पड़ेंगे। सो भाई आ गए हैं पेट्रोल पंप पे ग्रेमॉन की खुराक को पूरा करने। भैया इसमें कौन सा डलवाते हो? हैं पेट्रोल हैं? सो यार अक्सर लोग पूछते हैं कि ऋषभ भाई कौन सा पेट्रोल इसमें डलवाते हो। मेरा मानना यही है, मैं भी बहुत सारी बाइक राइड कर चुका हूँ। इससे पहले KTM करता था, उससे पहले पल्सर करता था, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो अपनी बाइक में तो पूरी लाइफ टाइम आप वही पेट्रोल डलवाओ। 1-2 केसेस ऐसे हो जाते हैं जब नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिलता पर आपको डलवाना पड़ता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, या फिर आप वैसा वर्षा कर रहे हो, प्रीमियम डलवा रहे हो और कभी कभार नॉर्मल भी डलवाना पड़ जाता है। तो मेंटेन रखो कि भाई एक ही तरीके का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाओ। तो मेरा मानना यही है कि अगर प्रीमियम डलवा रहे हो तो प्रीमियम डलवाओ, और अगर नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो हम गरीबों की तरह तो नॉर्मल ही डलाओ। आपका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बाइक में फ्लो अच्छा आएगा, प्लस बाइक की स्मूथनेस जो है ना वो मेंटेन रहेगी। सो भैया आ गया ग्रेमॉन आपके सामने और मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस समय इसके पैडल की तरफ और ब्रेक लीवर की तरफ, यानी हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ब्रेकिंग से रिलेटेड है। ब्रेकिंग जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इस बाइक की उतनी परफेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यार लोग ये कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड के ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं रॉयल एनफील्ड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मेरी बाइक भी अभी तक 4700 किलोमीटर्स चल चुकी है और मेरे ब्रेक पैड्स अभी तक इंटैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो इसकी पोजीशनिंग है, आप यहाँ पे देखो, चेक करो, जैसे हम यहाँ पे अपना पैर रखते हैं तो लीवर ना हल्का सा दब जाता है। उसके कारण क्या है कि आपका ब्रेक पैड जो है वो घिस जाता है। ब्रेक पैड्स महंगे भी आते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। गर्मी वाकई में बहुत है भाई, बहुत गर्मी है आज। अब मैं कुछ पी रहा हूँ तो उससे आपको पता लग गया होगा कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी इसका जो मेन चीज़ है इंजन ऑयल, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी ने जो रिकमेंड किया है वो ग्रेड है 10W50 फॉर कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड इंटरसेप्टर 650, और कंपनी की तरफ से ही मैंने आज तक इंजन ऑयल चेंज कराया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से कैस्ट्रॉल का फुली सिंथेटिक ऑयल आता है सेम ग्रेड का, यानी 10W50 का कैस्ट्रॉल का ऑयल आता है। अगर आप वो अपनी बाइक में डलवाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इन फ्यूचर मैं होप कर रहा हूँ कि जब इसकी वारंटी पीरियड ख़त्म होगा तो मैं कैस्ट्रॉल की तरफ ही जाऊँगा। मोटोल इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट मेरा पर्सनल फेवरेट तो कैस्ट्रॉल ही रहेगा। बाइक के पीछे ही खड़े हम काफ़ी देर से, और अभी हम पॉइंट कर रहे हैं इसके एग्जॉस्ट की तरफ, यानी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं नंबर भूल गया हूँ तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, वो है इसके एग्जॉस्ट के बारे में। जी हाँ, मैंने पर्सनली इस बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जॉस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं बहुत सारे ब्लॉग्स में, तो एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा एग्जॉस्ट लेना है। मैंने अभी तक स्टॉक एग्जॉस्ट पे ही रखी है अपनी गाड़ी। स्टॉक एग्जॉस्ट पे रखने का बहुत बड़ा रीज़न यही है कि यार ये बाइक जो है वो ट्विन सिलेंडर है और इनलाइन 4 वाली आवाज़ किसी भी एग्जॉस्ट में आपको नहीं मिलने वाली। तो सारे एग्जॉस्ट जो हैं वो एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने पर्सनली सही बताऊं आपको तो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं चेंज कराए हैं। कुछ एग्जॉस्ट कंपनी से मेरी बात चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बट वो डील्स फाइनल नहीं हो पा रही हैं और मुझे स्टॉक एग्जॉस्ट में ही मज़ा आ रहा है। क्या होता है कि जब आपके पास आवाज़ करने वाली चीज़ आ जाती है तो आप आवाज़ करोगे ही, और आवाज़ करने के लिए आपको बार बार ही ना
इस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, यानी आपको ये रेव करनी पड़ती है। पर क्या होता है कि ज़्यादा रेव करने से भी ना आपके इंजन की जो स्मूथनेस है वो गायब हो जाती है। अभी तक मैं खुश हूँ कि इस बाइक की स्मूथनेस और पावर बहुत बढ़िया है, और एग्जॉस्ट चेंज कराने का मेरा अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, बट कराऊंगा। थोड़ा सा शोशेबाजी करना तो इंसान का धर्म होता है और वो करना भी पड़ेगा, तो जब कराएंगे जब देख लेंगे। बट एग्जॉस्ट नोट वो वाली फिर भी नहीं आएगी इनलाइन 4 वाली, उसके लिए हमें इनलाइन 4 वाली बाइक ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन टाइमली करना चाहिए, ये तो आपने सुना होगा, पर किस टाइम इंटरवल पे करना चाहिए ये नहीं देखते आप लोग। मैं भी नहीं देखता था, बट जब से GT लिया तो देखने लग गया हूँ। होता क्या है कि हम लोग सर्विस पे, यानी जब इसकी हम किसी भी बाइक की सर्विस करवाते हैं तो सर्विस पे हम प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन और क्लीनिंग का काम करवा लेते हैं। उसके बाद टाइटनिंग वगैरह भी कंपनी वाले कर देते हैं अपनी तरफ से, बट उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, और कुछ हद तक तो ऐसा हो जाता है हम लोग जब नेक्स्ट सर्विस होती है उस पर ही इसकी क्लींजिंग वगैरह चेन की, यानी जो चेन से रिलेटेड सारा पर्पस है वो हम उसी सर्विस पे कराते हैं। तो भाई मेरा मानना यही है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हर 500 से 600 किलोमीटर के बीच में आप अपनी बाइक की चेन लुब्रिकेशन, क्लींजिंग और उसकी स्लैगनेस को चेक कर लीजिए। यार मैं ना कोशिश करके इसको आगे पीछे करके इस तरीके से ना इसके हर जॉइंट पे ना लुब्रिकेंट मार देता हूँ। एक अच्छा तरीका नहीं है, बट कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर होता ही है, तो इस तरीके से मैं लुब्रिकेंट करता हूँ। होता क्या है कि हैवी बाइक है तो चेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और चेन का टाइमली लुब्रिकेट होना प्लस क्लीन होना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है GT 650 जैसी बाइक्स के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे साइड मिरर्स। साइड मिरर्स बाइक को, यानी कॉन्टिनेंटल GT 650 को एक अलग ही लेवल की लुक दे देते हैं। आप देख सकते हो मेरे साइड मिरर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगेन इसके साथ एक डिसबेनिफिट भी हो जाता है। क्या होता है कि यार देखो, ये वाला तो मेरा टाइट है, बट जो राइट हैंड साइड वाला है ना, वो देखो डूचू 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 डूचू। किसी भी अच्छी कंपनी के साइड मिरर्स इंस्टॉल करा लो अपनी GT 650 में, वो अल्टीमेटली आपको डिस्टर्ब ही करेंगे। अगर आप लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो और सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखो तो साइड मिरर्स मत इंस्टॉल करवाना। किसी भी कंपनी के, कोई भी कंपनी के, कितने भी बढ़िया हो, मत इंस्टॉल करवाना। बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ ऐसी पोजीशनिंग आती है, आपने मेरी और ब्लॉग्स में भी देखा होगा, और अभी जितना पॉसिबल हो रहा है मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या होता है कि पोजीशनिंग की वजह से आपके फोरआर्म्स पे और आपकी जो अपर बैक से थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है, यानी मिडल बैक और अपर बैक के बीच में जो पार्ट आता है, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। इनिशियली जब मैंने GT ली थी तो 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा था इस चीज़ से रिलेटेड कि भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो मैंने अपने जो जिम ट्रेनर से उनसे बात करी, फिजियो से बात करी, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज करो, अपने मसल्स को उस तरीके से ट्रेन कर लो कि भाई एक हैवी बाइक आप चला रहे हो, उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वही है कि भाई थोड़ी सी आपको अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये रहा मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस। इसके साथ व्लॉग को एंड करते हैं एक मोटो व्लॉग के साथ। चलो चलते हैं। सो बॉयज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा GoPro फॉर दी वन लास्ट टाइम हमारा साथ दे जाएगा हमारे ग्रेवन का। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, ये सब चीज़ें मैंने भी किसी न किसी पॉइंट पे इस बाइक के साथ फेस करी हैं, और इन चीज़ों को ओवरकम किया मैंने, क्योंकि यार मेरे लिए एक ड्रीम बाइक थी GT 650। 650 सीसी का ड्यूअल सिलेंडर चलाना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है, और इस एक्सपीरियंस को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो फॉल्ट्स मुझे लगी जो हम लोग करते हैं नॉर्मल राइडर्स, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो करना क्या है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। हमारा ग्रेवन बहुत बढ़िया है। बता दूं यार, थोड़ा सा इसमें क्या है कि टेक्निकली एडवांस नहीं है बाइक। अगर आप डिजिटल स्पेक्स में देखें तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, प्लस ये रेसिंग पर्पस के हिसाब से नहीं है। इसका जो DN है वो कैफ़े रेसर का है। कैफ़े रेसर्स आर मेंट टू बी लाइक एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े तक जाने में लेमन लैंग्वेज में जो काम आता है, जो आप स्पीडिंग कर सकते हैं, वो अलग लेवल का थ्रिल होता है कैफ़े रेसर का। स्पोर्ट्स बाइक का अलग होता है, तो इसको कभी भी स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर मत करो। नॉर्मल स्पीड रेंजेस में रखो 80, 100, 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 140। इससे ऊपर ज़्यादा क्रूज़ मत करो, तो आपको ये बाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी, प्लस मौज देगी। होपफुली GoPro जी साथ दे रहे होंगे। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।